प्यारे छात्रों, सुप्रभात। आज हम देवगिरी के यादव राजवंश के संबंध में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास में विभिन्न राजवंशों के तरह ही देवगिरी के यादव राजवंश भी एक महत्वपूर्ण राजवंश था। देवगिरी के यादव राजवंश दक्कन के क्षेत्रों में शासन कर रहे थे। अभिलेखों से ज्ञात होता है कि देवगिरी के प्रारंभिक शासक राष्ट्रकूटों के सामंत के रूप में अथवा अधिकारी के रूप में काम करना प्रारंभ किए थे। इसमें सेऊण का नाम मिलता है, जो राष्ट्रकूटों के सामंत के रूप में काम करना प्रारंभ किया था। राष्ट्रकूटों के साथ प्रतिहारों के बीच होने वाले संघर्ष में सेऊण ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से राष्ट्रकूट शासक ने दक्कन के अंतर्गत महाराष्ट्र के नासिक जिले में कुछ भूभाग उसे प्रदान कर दिया था। उस भूभाग को लेकर सेऊण सामंत के रूप में रहना प्रारंभ किया और उस क्षेत्र का नाम सेऊण नगर रखा। और इसीलिए देवगिरी के जो यादव वंश हैं, उनको प्रारंभ में सेऊण देश का यादव वंश कहा जाता था। इस सेऊण के नाम पर ही यह सेऊण देश अथवा सेऊण प्रदेश के यादव के रूप में जाने गए। जैसा कि हम जानते हैं कि देवगिरी के यादव प्रारंभ में राष्ट्रकूटों के सामंत के रूप में रहना शुरू किए, लेकिन तो साथ साथ अपनी आंतरिक मजबूती को भी बढ़ाते रहे। राष्ट्रकूट शासक धीरे धीरे अपनी राजनीतिक पराक्रम को खोते गए और एक समय ऐसा आया कि राष्ट्रकूटों के ऊपर कल्याणी के चालुक्यों ने अधिकार कर लिया। इस स्थिति को समझते हुए और स्वयं में अपनी भी स्थिति को समझते हुए देवगिरी के सामंतों ने राष्ट्रकूटों की अधीनता छोड़कर कल्याणी के चालुक्यों की अधीनता स्वीकार कर लिए। किंतु इस स्थिति में अपनी आंतरिक मजबूती को बढ़ाते रहे। ऐसा ज्ञात होता है कि देवगिरी के यादव राजवंश का एक महत्वपूर्ण सामंत शासक भीलम पंचम ने अपनी स्थिति की मजबूती को भांपते हुए साथ ही साथ कल्याणी के चालुक्यों की भी राजनीतिक दुर्बलता को भांपते हुए चालुक्य शासक सोमेश्वर चतुर्थ के समय में कल्याणी के सामंतिक स्थिति को त्याग कर और स्वतंत्र शासक के रूप में अपने को स्थापित कर लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि कल्याणी के शासक सोमेश्वर चतुर्थ के समय में देवगिरी के सामंत शासक भीलम पंचम ने उनकी अधीनता को त्याग कर और देवगिरी में स्वतंत्र राजवंश की स्थापना कर ली। इस देवगिरी के यादव राजवंश का जो सबसे प्रतापी शासक था, उसका नाम सिंहण था, जिसने अपने शासनकाल में देवगिरी को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का काम किया था। इसके शासनकाल में हम देखते हैं
कि देवगिरी का जो साम्राज्य था, जो पहले एक सामंत के रूप में रह रहे थे, वह स्वतंत्र होने के साथ साथ सिंहण के समय तक पूरे महाराष्ट्र के साथ ही मध्य प्रदेश के क्षेत्रों को लेते हुए और कर्नाटक के उत्तरी भूभागों पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिए थे। यानी एक तरह से देवगिरी एक साम्राज्य के रूप में स्थापित हो गया था। इस राजवंश से संबंधित एक दूसरे भी शासक का नाम आता है, जिसका नाम रामचंद्र है। और यह रामचंद्र वही देवगिरी शासक है जिसके समय में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था। और आक्रमण करने के बाद देवगिरी से बहुत सारा धन लूटने के बाद देवगिरी के शासक को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया था। यह समय लगभग 1307-1309 ईस्वी का है। निश्चित रूप से यह वही समय था जब देवगिरी के शासक अपने अन्य समीपवर्ती हिंदू शासकों के साथ संघर्ष की स्थिति में रह रहे थे। एक दूसरे के बीच द्वेष था, जिसका लाभ उठाते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक के ऊपर आक्रमण कर दिया था। और उस आक्रमण में होयसल के शासक ने भी सहयोग किया था और यहाँ तक कि वह अलाउद्दीन खिलजी को धन भी उपलब्ध कराया था। कहने का तात्पर्य यह है कि रामचंद्र के समय में अलाउद्दीन के पराक्रम की वजह से देवगिरी को अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी। किंतु ये जो है रामचंद्र का पुत्र शंकरदेव के समय में एक बार पुनः अलाउद्दीन खिलजी और शंकरदेव के बीच मनमुटाव होता है। जो सालाना कर देने की बात हुई थी, उस कर को शंकरदेव देने से मना कर देता है और पुनः अलाउद्दीन खिलजी मलिक गफूर के नेतृत्व में देवगिरी पर आक्रमण करता है और पुनः देवगिरी को अधीनता स्वीकार कर लेनी पड़ती है। इस तरह से एक देवगिरी के यादव राजवंश का इतिहास हमें विभिन्न स्रोतों से ज्ञात होता है। निश्चित रूप से यह आप लोगों को समझने में सहायक सिद्ध होगा, मुझे आशा है। अलग रहिए, स्वस्थ रहिए।